हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कुछ रिजल्ट्स की जो भी पिछले हफ्ते आए और जहां पर आप लोगों की डिमांड थी कि सर इन कंपनीज के रिजल्ट जो एक बार देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं रिजल्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के बारे में। लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस कार्ड यूजेस के मामले में देखें तो करीबन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 25% रिड्यूस हुई है। लेकिन जहाँ पर फीस और सर्विसेज की बात है, या तो ये लेट फीस है या वास्तव में नए कार्ड इशू किए हैं, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फीस लिखिए इनकम फ्रॉम फीस एंड सर्विसेज। तो इसमें से न्यू कार्ड भी होंगे कुछ, क्योंकि जो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो रोक लगी है तो उसका बेनिफिशरी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट है वो हो सकता है। तो वहाँ से इनको एक अच्छी खासी जो है पेमेंट मिली हो। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने लेट पेमेंट चार्जेस लगाए होंगे क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, तो वो अर्निंग्स यहाँ पे दिखाई हुई है। लेकिन सेम टाइम पर वही पैसा जो है बाद में ये इम्पेयरमेंट के रूप में दिखा देते हैं। तो वास्तव में आपने फीस लगा तो दी कि जी हमें मिलेगी, लेकिन वो वास्तव में मिल नहीं रही। तो ये एक जो है रेवेन्यू तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन उस रेवेन्यू के सामने आपने प्रोविज़न भी बना लिया। तो इसके काफ़ी अच्छे चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मैं भी प्रोविजंस के फिगर पे भी आऊँगा। तो देखिएगा इंटरेस्ट का क्या हुआ। इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा, इंटरेस्ट यहाँ पे घटा करीबन करीबन जो है 250 करोड़ के आसपास। तो ये 20% के आसपास बनती है फिगर। तो ये इंटरेस्ट की इनकम इनकी कम हो गई। इनकम फ्रॉम फीस एंड अदर सर्विसेज जो मैंने आपको बताया कि ये लगभग जो है 70% के आसपास बढ़ी है। तो ये जो फीस है ये किस वजह से बढ़ी है, या तो नए कार्ड इशू में या लोगों ने लेट पेमेंट की है। तो इसमें मुझे लेट पेमेंट वाला कंपोनेंट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पिछले साल भी ये सेम फिगर थी 113। उसके बाद देखिएगा बाकी जो इनकम्स है उनमें कोई ज़्यादा चेंज है नहीं। तो 2361 की इनकम है जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में ज़्यादा है और पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले में भी ज़्यादा है। अब फाइनेंस कॉस्ट जो है पिछले साल जो इंटरेस्ट दिया था उसके मुकाबले में 20 करोड़ कम है, और इस बार जो मार्च क्वार्टर उसके मुकाबले में 50 करोड़ कम है। तो यहाँ पर इनको कंफर्ट है, यानी कि ब्याज कम दिया है। लेकिन मेन कल्प्रिट है लोन, जो कि बैड लोन्स है। तो वो 643 के प्रोविजंस बने हैं। तो जो आपने इनकम और फीस ली है उसका 60% से ज़्यादा तो आपने प्रोविजंस बना दिया। और उसके बाद आपके अदर एक्सपेंसेस तो 2040, तो कुल मिला के 410 करोड़ का प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स है, और आफ्टर टैक्स 304 करोड़ का है। तो यहाँ पर जो ये प्रेशर है इस सेक्टर के अंदर जो है आता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे पर्सनली लगने लगा है कि ये जो शेयर है इसको शायद एक डेंट पड़े, और वो डेंट कब पड़ेगा आप ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से जोमेटो का बिजनेस है और जोमेटो की IPO में जो लिस्टिंग हुई है वो बड़ी गजब हुई है, उसके सामने अगर पेटीएम के बिज़नेस को देखोगे तो पेटीएम का बिज़नेस जोमेटो के सामने बहुत अच्छा है, और पेटीएम का IPO आ रहा है। अब पेटीएम का IPO आ रहा है, पेटीएम क्या कर रहा है भाई साहब, पेमेंट भी कर रहा है, UPI भी कर रहा है, क्रेडिट भी दे रहा है, गोल्ड भी खरीदवा रहा है आपको, आपका डीमेट अकाउंट भी चला रहा है अपने प्लेटफॉर्म से, IPO भी लगवा रहा है, म्यूचुअल फंड्स भी दिलवा रहा है, आपको बैंक की फैसिलिटीज़ भी दे रहा है। और सीधी सी बात है, आपको कहीं आना नहीं जाना नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होना है। तो ये जो डिजिटल क्रांति है उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पेटीएम के IPO को भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और सिमिलरली जो है कोरिया की भी कंपनी है, वो सिमिलर तरीके के बैंक चलाती है पेटीएम की तरह, उसको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, और जो अमाउंट सब्सक्राइब हुआ वो कोरिया की GDP से भी ज़्यादा है। इसके वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सेक्टर है पूरा बैंकिंग, इसमें आगे चल के बहुत ज़बरदस्त प्रेशर जो है पेटीएम जैसे जो प्लेयर्स हैं वहाँ से आ सकता है। जियो पेमेंट का भी जो है, जियो पेमेंट बैंक है, वहाँ से भी चैलेंज आएगा। उसके बाद अमेज़न पे बैलेंस है, वो भी जो है तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये वास्तव में मुझे लग रहा है कि जो हमारा पूरा इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको एक बार तो जबरदस्त कंपटीशन देने वाला है, और उसमें जो क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस है वो स्पेसिफिकली अफेक्टेड होने वाला है। और रिजल्ट कुछ खास है नहीं। रिजल्ट खास क्यों नहीं है कि 3 रुपये 24 पैसे की EPS आई, जो पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 19 पैसे। लेकिन आपको मैं एक ही बार बोलूँगा भाई साहब,
बाजार के अंदर ना इरेशनलिटी, और मैं तो आपको सीधा बोलूँगा कि एक मूर्खतापूर्ण तरीके से ना इसका एनालिसिस करेंगे कि जी पिछले साल 1 रुपये 87 पैसे की EPS थी जब लॉकडाउन था, उसके मुकाबले में 3 रुपये 24 पैसे हो गई। देखिएगा परफॉर्मेंस 70% बढ़ के आई है। भाई साहब लॉजिक ही नहीं है उस बात में, इस चीज़ को मत सुनिएगा, बिल्कुल बकवास बात है वो। 4 रुपये 19 पैसे की चीज़ के सामने 3 रुपये 24 पैसे आ गया, असेट्स क्वालिटी ख़राब हो गई है। लोग आपको तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे जी, SBI कार्ड एंड पेमेंट। मुझे अब ये जो 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, शेयर फेयरली वैल्यूड हो सकता है, पर मुझे इसमें कोई ऊपर के साइड के पोटेंशियल अब नज़र नहीं आते अभी, हाल फिलहाल तो 1-2 क्वार्टर तो नहीं। और सबसे खास बात ये देखिएगा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर जो फिनटेक कंपनीज़ हैं, ये किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से इनके बिजनेस को कैप्चर करती है, ये बात ध्यान रखना। तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और अल्फा मेंबर्स मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी इस शेयर से दूर रहिएगा, नई पोजीशन तो बिल्कुल मत बनाइएगा। और जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, चाहे बाद में महंगा लेना पड़े, वो बात अलग है, मुझे अभी पर्सनली पसंद नहीं है। बेशक से आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जबरदस्त दिखाओ, सबकी है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल का बेस ही नहीं था तो सबकी होनी है, बट मुझे ये रिजल्ट बिल्कुल गंदे लग रहे हैं। मैं इतना साफ भाषा में बोलूँ, गंदे इसलिए लग रहे हैं कि शेयर 200 रुपये का नहीं है, शेयर 900 रुपये का है। 200 रुपये का शेयर होता तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे लगते, राइट। लेकिन शेयर कितने का है भाई साहब? शेयर है 900 रुपये का। 80 या 90 की पी रेशो के ऊपर शेयर खरीदना जो है मुझे नहीं लगता समझदारी है। सीयर ओवर होल्डिंग्स या कार्लाइल ग्रुप, जिसकी वो इक्विटी जो है उन्होंने सेल करी थी अपनी IPO में, वो भी इसके अंदर से स्टेक धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझदारी क्या है? जब बड़ा प्लेयर जैसे जिसने अभी कंपनी खड़ी कर रही है, वही इसके अंदर नहीं रुकना चाह रहा, उसकी जो मजबूरी है, जो उसको इतना होल्डर करना पड़ रहा है, अगर वही अपना स्टेक धीरे धीरे काट रहा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे लॉजिक है। और चैलेंजेस जो हैं इस बिज़नेस के सामने हैं, और मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि जो जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जियो का जो फाइनेंशियल सर्विसेज नेटवर्क शुरू होगा, मतलब मान लीजिएगा 6 महीने 8 महीने में, तो वहाँ से भी चैलेंजेस आएंगे। चाहे वो मोबीक्विक की बात करो, गूगल पे की बात करो, या पे की बात करो, या इसकी मैं आपके साथ जो भी पेटीएम की बात कर रहा था उस तरीके की बात करो, तो सभी जगह से चैलेंजेस है इस बिज़नेस को। असेट्स क्वालिटी की प्रॉब्लम साफ साफ नज़र आ रही है। अनसिक्योर्ड लोन में भैया पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया था, अगर टेक्नोलॉजिकली रिस्क नहीं आता या कोविड का रिस्क नहीं होता तो मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। अगली कंपनी ग्लैंड फार्मा। देखिए जी, ग्लैंड फार्मा में हमने 3500 का टारगेट रखा था, वो अचीव हो गया। 4000 का टारगेट रखा था, वो अचीव हो गया। अब हो सकता है कि ये शेयर 4500 की तरफ भी बढ़े, बट अब अल्फा मेंबर्स से रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में ज़्यादा नहीं है ग्लैंड फार्मा में। और देखिएगा पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि सीजनल जो है इसका इवोल्यूशन होगा, तो सीजनली आप देखेंगे तो यहाँ पर 884 करोड़ से 1153 करोड़ की सेल बढ़ी है, बड़ी जबरदस्त जंप है। लेकिन वो शेयर प्राइस में भी जो है आपको नज़र आया। कुल रेवेन्यूज़ के अंदर देखिएगा 33% का जंप है, और कोस्ट के अंदर देखिएगा कोस्ट में भी तो सेम है, कोस्ट भी तो सेम परसेंटेज में बढ़ी, उससे ज़्यादा ही। तो 4420 करोड़ के सामने 471 करोड़ के प्रॉफिट है, मैं टैक्स बढ़ के। तो अल्टीमेटली देखिएगा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन कोस्ट साइड के प्रेशर आ गए, कोस्ट यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये जो कोस्ट का बढ़ना है, ये हमारे को लग रहा है कि अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में जो थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है। और 4200 रुपये के आसपास का जो भाव है वो हमारे टारगेट अचीव हो गया। तो अब मेरे को इतना स्पेस नहीं है कि मैं अब आके 4200 में इस शेयर्स को खरीदूँ। कभी नीचे अगर मिलेगा 3100-3200 में तो सोचेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अल्फा बस अब प्रॉफिट आधा तो बुक कर ही लेना चाहिए। और EPS के फ्रंट पे भी देखोगे तो देखिए 20 रुपये की EPS के सामने 21 रुपये हो गया। साल भर की EPS आप कैलकुलेट करोगे 80 रुपये के आसपास आएगी। 4100-4200 शेयर चल रहा है, 50 के पी पर ये शेयर आ गया है। हो सकता है 55 की पी तक चला जाए, 4500-4600 चला जाए, इवन 5000 भी जा सकता है, बट रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो 50% अपना माल बेच लीजिएगा, और 5000 जाता है तो जो बचे उसका आधा बेच लेना। तो मुझे लगता है, और बाकी तो फिर शेयर आपके फ्री हो ही जाने हैं, उसके बाद उनको फिर आप एंजॉय करते रहिएगा।
रिजल्ट अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 33% सेल्स में जंप आया, लेकिन सिमिलरली जो है कॉस्ट के अंदर भी फिगर बढ़ गई, क्योंकि 496 करोड़ से 748 करोड़ की कॉस्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इनकी भी बढ़ गई है, इसके अलावा एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ गई है, बाकी अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। तो जितनी रेवेन्यू जिस रेशियो में बढ़ रही है उसी रेशियो में खर्चे भी बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो इतनी सेल जंप होने के बाद तो ये ईपीएस 20 रुपये की ईपीएस कम से कम 32 रुपये ईपीएस आनी चाहिए थी, जितनी सेल्स ग्रोथ हुई है, अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो। बट वो हो नहीं सका। तो हो सके बाजार के अंदर एनालिसिस कर लेंगे, बहुत अच्छी रिजल्ट आया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन हम इस शेयर्स को जब 2000 पे इसको पकड़ रहे थे तब हमारा व्यू इसी ईपीएस के ऊपर अच्छा था, लेकिन अब भाई साहब भाव 4200 हो गया। तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और ये हमारे अल्फा स्टॉक्स में रहा है और अच्छे पैसे बने हैं। तो मेरा जो व्यू आपके लिए है वो अपने लिए भी है। अगला शेयर आईटीसी के शेयर की बड़ी तारीफ है। कल जब बाजार खुलेंगे तो भी बहुत तारीफ़ करते हुए लोग मिलेंगे, जिस रिजल्ट में इतना इंप्रूवमेंट आ गया। इसके सबसे पहले आप सेगमेंट देखिएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेगमेंट के बाद रिजल्ट देखते हैं। जनरली एनालिसिस्ट जो है वो पहले फाइनेंशियल दिखाते हैं, बाद में आपको जो है सेगमेंट की बात करते हैं। देखिए सेगमेंट में एफएमसीजी जो सिगरेट वाला बिजनेस था उसके अंदर देखिए पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले में सिगरेट की सेल कम हो गई। पिछले क्वार्टर, क्योंकि मैं पिछले साल से क्या कंपेयर करूँ, लॉकडाउन था, उसके मुकाबले में तो जंप मिलेगा मिलेगा। अदर बिजनेस के अंदर 3687 यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी आई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। मार्च क्वार्टर में होटल की जो सेल थी वो 287 करोड़ थी, जो 127 हो गई है। पिछले साल से मत कंपेयर करिए, मतलब कंप्लीट लॉकडाउन था, उससे क्या मिला होगा होटल को, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है। एग्री बिजनेस अच्छा कर रहा है, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इस कोविड की सिचुएशन में एग्रीकल्चर रिलेटेड बढ़िया स्टॉक अभी भी होल्ड करने लायक है। पेपर वाला जो प्रॉफिट्स है वो भी आपको घटते हुए नजर आया है। तो कुल मिला के जो मार्च क्वार्टर था उसके मुकाबले में रेवेन्यू घट गया, और पिछले साल के मुकाबले में कंपेयर करोगे तो यार बढ़ना ही बढ़ना। उसको तो आप लॉकडाउन में थे, होटल बिल्कुल बंद थे, तो होटल का रेवेन्यू एक्स्ट्रा आ गया। और एग्री पे भी, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, तो एग्रीकल्चर पे भी पिछले साल डेंट पड़ना था, तो उसके मुकाबले में भी ज़्यादा आना था। पेपर बिल्कुल स्कूल कॉपीज़ में बिक्री नहीं थी, या बाकी रजिस्टर वगैरह ऑफिस बिल्कुल बंद थे पिछले साल, तो उससे तो आपको बस सेल बढ़नी थी। तो उसकी वजह से आप देखिएगा पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते। आप देखिएगा प्रॉफिट कितना है। अब पिछले साल मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट था 366 करोड़ रुपए सेगमेंट सिगरेट से, अभी 322 करोड़ हो गया, यानी कि डेंट पड़ गया, ड्यूटीज़ भी गवर्नमेंट की है। उसके अलावा अदर्स में 188 था, 173 यहाँ भी ख़राब हो गया। होटल्स में 40 करोड़ का लॉस था, अब 151 करोड़ का लॉस है, ये भी ख़राब हो गया। एग्री बिजनेस में 189 था, ये बढ़िया हो गया, गुड। पेपर्स के अंदर 323 था, ये मार्जिन से बढ़ गया, ये बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के पेपर्स में और एग्री बिजनेस में अच्छा हुआ है। सिगरेट में डेंट पहले से ही पड़ रहा है, होटल्स आगे बहुत अच्छा करेंगे, तो होटल्स में मुझे डाउट नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स अभी भी बहुत अच्छा है। देखिएगा रिजल्ट आप देखोगे ना, तो रिजल्ट से क्या पता चलेगा, भाई साहब ईपीएस इतनी आ गई, अरे शेयर भी तो 200 रुपये का है। अब 210 रुपये के शेयर में आप एफएमसीजी के 2 रुपये 45 पैसे की ईपीएस दिखाओगे, बहुत ही बढ़िया ईपीएस मानी जाएगी। और इस रिजल्ट के बाद अगली ईपीएस तो हमें लग रहा है कि 3-3.5 रुपये तो आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी ईज आउट हुआ है, हो सकता है कि 3.5 रुपये 4 रुपये तक भी ईपीएस जो है अगले क्वार्टर में दिखा दे, तो 15-16 रुपये की ईपीएस फिर आ जाएगी इसकी। तो कंफर्टेबल वैल्यूएशन है आईटीसी की। तो आईटीसी रिजल्ट हालांकि बढ़िया नहीं है, लेकिन भाई साहब भाव भी तो बढ़िया नहीं है, तो उसके हिसाब से हमें ये वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर बाजार के, क्योंकि बाजार में क्वार्टर बताया जाएगा, तो ईयर ऑन ईयर बताया जाएगा, तो ईयर ऑन ईयर में तो रिजल्ट बहुत बढ़िया लगेंगे आपको। पिछले साल लॉकडाउन था, तो उस के चक्कर में हो सकता है कि शेयर सुबह भगता हुआ भी आपको नजर आए, हो सकता है 4-5% की तेजी भी आपको देखने के लिए मिले। और बाद में फिर वो जैसा होता है हमेशा आईटीसी में ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। नीचे जाए तो देखिएगा 200 रुपये के आसपास अभी भी बाय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है, और कंपनी के अंदर बेशुमार जो है संपत्ति पड़ी हुई है, तो एक प्योरली एक असेट्स प्ले है बहुत बेहतरीन। तो उस बात को आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिएगा कि ग्रोस रेवेन्यूज़ 30/6/2020 जो पिछले साल के सामने आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन मार्च क्वार्टर के सामने आपको घटते हुए नजर आएंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पिछले क्वार्टर से बढ़ गई,
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बराबर मात्रा में से उन्होंने ट्रेड किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई है तो इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट में से निकाल लीजिए आप। एक्साइज ड्यूटी बढ़ती हुई नज़र आई है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है सेम है, डेप्रिसिएशन सेम है, अदर एक्सपेंसेस की फिगर जो है घटती हुई नज़र आई है। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस मार्च क्वार्टर के सामने सेम तरीके से की लग रही है, लेकिन ऑपरेशनली आप देखेंगे तो 800 करोड़ के प्रॉफिट पे डेंट पड़ गया। जो 14,000 करोड़ की सेल पे खर्चे थे वही आप 12,884 करोड़ की सेल पे खर्च कर रहे हो। तो इसका मतलब है जो खर्चा आप 14,000 करोड़ की सेल पे कर रहे थे वही 12,884 करोड़ की सेल पे कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो जो आपका ये फिगर है 1,1100 का, उसकी वजह से आपको जहाँ जहाँ सेविंग हुई, जो भी लीवरेज की सेविंग हुई, वो ना के बराबर है। तो अब ऑपरेशनल फ्रंट पे देखो तो आईटीसी की कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कॉस्ट कंज्यूमर पे पास ऑन नहीं हो रही है। और ये इस एफएमसीजी के साथ नहीं, बाकी कंपनी के साथ भी है कि जो एफएमसीजी कंपनीज की कॉस्ट बढ़ रही है और कोविड की वजह से लोगों की अर्निंग बढ़ नहीं रही, और लोगों की अर्निंग नहीं बढ़ रही है तो ये जो कॉस्ट इनकी बढ़ रही है एफएमसीजी के अंदर, ये पास ऑन नहीं हो रही कंज्यूमर पे, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन घट रहे हैं। और प्रॉफिट मार्जिन ही इसका सबसे मेन प्रेशर पॉइंट है कि जो मार्जिन घटे हैं इस क्वार्टर में, वो सबसे मेन चीज़ है। अब उसके बाद ईपीएस देखिएगा 2 रुपये 45 पैसे की आ गई। टैक्स मोर लेस देखिएगा, अब आपको फिगर सेम लगे। देखिए 4853 था मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट, ये 4015 है। रीज़न आपके सामने है, ये देखिएगा, ये 14,023 की सेल है, ये 12,884 की। ये जो 1200 करोड़ की सेल है घटी है, वो हो गया। खर्चे इनको 400 करोड़ के आसपास की इनको सेविंग हो गई, तो 800 करोड़ का जो है इनको डेंट पड़ गया। तो इनकम 1200 करोड़ घटी, 400 करोड़ की खर्चों में सेविंग होगी। तो जो आप 14,000 करोड़ की सेल पे जो खर्चा कर रहे हो यार, वही मटेरियल आप 12,884 की करोड़ की सेल पे कर रहे हो, वही आप ड्यूटी सैलरी दे रहे हो। एक्साइज ड्यूटी में हालांकि कमी हुई है, तो एक्साइज ड्यूटी का वो देखो मैंने आपको 400 करोड़ की सेविंग में एडजस्ट कर दिया है, वही आपको अदर एक्सपेंसेस में। और इसके अलावा डेप्रिसिएशन सेम, एम्प्लॉय की सैलरी सेम, मटेरियल की कॉस्ट सेम, बाकी सब खर्चे सेम है। तो सेल आपकी घटी और खर्चे आपके घटे नहीं, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट घट गया। और जो प्रॉफिट 800 करोड़ घटा, उसकी वजह से आपकी ईपीएस जो पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 4 पैसे थी, वो 2 रुपये 45 पैसे हो गई। लेकिन मैं फिर भी वही बात बोलूँगा, 2 रुपये 45 पैसे भी ठीक है, तसल्ली करिए, क्योंकि शेयर का भाव 210 रुपये है और 200 रुपये के प्राइस में अभी भी ये शेयर बहुत चीप है। और जिस दिन इसके मार्जिन बढ़ने शुरू होंगे तभी ये शेयर्स का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और पहला इंडिकेशन आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का जो स्टेक है इसके अंदर, जो सूटी के अंदर है, स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई, वो जब सेल होगा तो जो ब्रिटिश टबैको जो इसका प्रमोटर है वो शायद कुछ और एक्शंस लेता हुआ नजर आए। इस कंपनी में एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इस कंपनी में ना सरकारी कर्मचारियों की तरह तनख्वाह मिलती है, और इसके अंदर जो वर्किंग स्टाफ है वो भी बहुत रिलैक्स मोड में काम करता है, जो HUL या नेस्ले जैसी कंपनी में नहीं होता। तो मैनेजमेंट रिलैक्स रहती है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी अच्छी मिलती है सरकारी नौकरी की तरह। सरकारी नौकरी की तरह जो है यहाँ पे बहुत सारा वर्किंग स्टाफ काम करता है, जिसकी वजह से आपको शेयर प्राइस में डेंट पड़ता हुआ नज़र आता है। एक रीज़न ये भी है। और जब तक ये एग्रेसिव नहीं होंगे अपने एक्शंस में, तब तक शायद आईटीसी के शेयर्स में इस तरीके की लैगर्डनेस जो है बनी रहेगी। ये मेरा जो व्यू था आप सभी लोगों के साथ। पर मुझे फिर भी लगता है कि जितनी संपत्ति ये ओन करती हैं, असेट्स प्ले, पीटर लिंच की अगर बात माने तो ये शेयर्स अभी भी एक असेट्स प्ले है, स्लो जो है ग्रो करने वाला है। तो स्लो ग्रोअर्स स्टॉक और असेट्स प्ले दोनों को अगर हम देखें तो पीटर लिंच ने जो थ्योरीज दी थी स्टॉक स्पेसिफिकेशन की, उसके अंदर ये स्लो मूवर भी है और असेट्स प्ले भी है। तो इसलिए डाउन साइड तो इस शेयर्स के अंदर नहीं है, लेकिन तेज़ी तभी बनेगी जब मार्जिन्स बढ़ेंगे, जब इनकी स्लो ग्रोअर से, ठीक है, ये हाई ग्रोथ के साथ जाएगा। और दूसरी बात है कि जो असेट्स है जो इनके पोर्टफोलियो में, जब उनको मोनेटाइज करेगा डीमर्ज करके या किसी भी तरीके से, तो फिर देखिएगा इसके अंदर वैल्यू जबरदस्त तरीके से अनलॉक होगी। अब आईटीसी तो पेशेंस टेस्ट करता है, और मीम्स भी सबसे ज़्यादा इसी पे बनती हैं। लोग कहते हैं 200 रुपये का नोट हो गया या आईटीसी का शेयर, दोनों की वैल्यू फिक्स रहनी है। तो हालांकि कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता जो आईटीसी के बारे में लोग इस तरीके की बातें करते हैं। वैल्यू तो है इस बिज़नेस में, लेकिन मार्जिन पे डेंट पड़ गया, प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गया।
आप खुश हो जाओगे, क्योंकि मीडिया तो यही बताने वाला है आपको कि जो पिछले साल से प्रॉफिट जंप हो गया। देखिएगा 3128 था, अभी 30% प्रॉफिट बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले में। आदमी बस ये देखता, खुश हो जाएगा, पिछले साल के मुकाबले में 30% सेल बढ़ गई, आदमी खुश हो जाएगा। यार वो नहीं देखना, वो ये भी नहीं बताएंगे पिछले साल के में बोले सेल जंप बाय 30%, प्रॉफिट जंप बाय 30%। बस ऐसी बात सुनते हैं इन्वेस्टर, और सुबह भाई साहब 9 बजे वो सौदा लगा देगा, और सुबह शेयर 4% ऊपर होगा, शाम होते तो 2% नीचे होगा। इंट्राडे ट्रेडर अपना भैया लॉस लेकर साइड हो जाए। और इन्वेस्टर भी है तो आपको पता है कि भाई साहब ये ITC का शेयर है, फिर धीरे धीरे करके ही ये बढ़ने वाला है, धीरे धीरे करके ये गिरने वाला है। पर 200 रुपये मेरा अभी भी प्राइस है कि ये 200 रुपये अभी भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा, ऐसा मेरा अभी भी विश्वास है। और मैनेजमेंट देखिएगा कभी ना कभी तो अग्रेसिव होगी, और ये ऐसा बहुत कंपनियों में हुआ है, ऐसा नहीं इसके साथ। रिलायंस ने भी इसी तरीके से 7-8 साल अंडर परफॉर्मेंस की थी, HUL ने भी इसी तरीके की अंडर परफॉर्मेंस की थी। अभी भी जो हम फार्मा में जिन शेयर्स को देखते हैं, औरोबिंदो फार्मा या सिप्ला, ये शेयर्स भी इसी तरीके से रहे थे, वो या सन फार्मा या इवन लुपिन, इन्होंने पिछले 5-7 साल परफॉर्मेंस ही नहीं दी थी कोविड से पहले। तो ये ऐसा नहीं है इस शेयर्स के साथ है, लेकिन दिन सबके फिरते हैं, इसके भी दिन फिरेंगे, ऐसी मुझे भी उम्मीद है। और इसी कामना के साथ कि आपको ये वेल्थ क्रिएट कराने में एक अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। हालांकि स्टॉक के बारे में मेरा पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि जो वेल्थ ये एंजॉय करता है वो एक रीज़न है। और दूसरी बात यह है कि इस बिज़नेस में अभी ग्रोथ स्लो है, और कभी भी मैनेजमेंट एग्रेसिव होगी तो इसके अंदर अपार संभावनाएं जो है शेयर होल्डर्स के लिए बनती हुई नजर आएंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।